तो एज ऑफ मैरिज एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ मैरिज, कि नंबर ऑफ मैरिज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आज अगर एक हिंदू समाज का आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो वो सेक्शन 494 आईपीसी में ऑफेंस है। पर अगर वही आज एक मुस्लिम समुदाय का आदमी एक से ज्यादा शादी करता है, 4 शादियां करता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी या फिर समान नागरिक संहिता, जिस पर बहस छिड़ी हुई है। एक वर्ग है जो ये कहता है इसके माध्यम से माइनॉरिटीज जो हैं और खासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यूसीसी को लेकर जो ये बड़ी बहस छिड़ी है, यूसीसी को पहले तो कैसे देखा जाए? लॉ कमीशन द्वारा जो एक नोटिफिकेशन आया जिसमें सुझाव मांगे गए, उसे कैसे देखा जाए? क्या सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि माइनॉरिटीज को टारगेट करने जा रही है, इसका हिंदू पक्ष के लिए क्या मतलब है? ये सवाल भी तो होना चाहिए, जिस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो नहीं रहा। और इसीलिए हमने इस ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को, जिन्हें आप लगातार ज्ञानवापी केस में देखते और सुनते आए हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वक्त निकालने के लिए, और आभार। मैम नमस्कार। मैम सबसे पहले मैं यही चाहती हूँ जी, विष्णु जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यूसीसी बनाम पर्सनल लॉ जो इस बहस को बना रहे हैं, यूसीसी आने से क्या होगा? पहले तो आप यही स्पष्ट कीजिए, क्या ये लड़ाई यूसीसी बनाम पर्सनल लॉ ही है? जी बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कहीं ना कहीं हर समुदाय के पर्सनल लॉ इम्पैक्ट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आज पारसी मैरिज के कानून देखें तो उसमें अगर कोई भी पारसी महिला अपने समुदाय से बाहर शादी करती है तो वो समाज से बहिष्कृत कर दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का अध्ययन करें तो क्रिश्चियन मैरिज में अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो आपको 2 साल का एक वेटिंग पीरियड देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी असमानताएं हैं अलग अलग पर्सनल लॉज में, जो उन लॉज के हिसाब से, उन रिलीजन्स के हिसाब से बनाई गई हैं। तो अगर आप आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसमें पर्सनल लॉज इम्पैक्ट होंगे। पर मेरा एक इस बहस को शुरू करने से पहले एक बहुत विनम्र निवेदन है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, और ये मैं लिखित में भी उनको भेजने वाला हूं, कि लॉ कमीशन ने जो लोगों से सजेशन मांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, उसमें कौन कौन से एरियाज में लॉ कमीशन ने सजेशंस मांगे हैं यूनिफॉर्मिटी के, इसके ऊपर कोई भी उन्होंने बात नहीं रखी है या सब्जेक्ट्स नहीं बताए हैं कि किस सब्जेक्ट्स में वो हमारे सजेशन चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जैन समुदाय से आता हूँ। जैन समुदाय में एक प्रैक्टिस है संतारा की, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग माध्यम से की जाती हैं। तो कौन से एरियाज में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं ये पता ही नहीं है। और आपने सजेशंस तो मांग लिए, पर सजेशंस में आपने ये नहीं मेंशन किया कि किस एरिया में आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझूं कि इससे पॉपुलेशन कंट्रोल आ जाएगा? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझूं कि मैट्रिमोनियल लॉज एक हो जाएंगे? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझूं कि सक्सेशन के लॉज हैं वो एक हो जाएंगे? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझूं कि अडॉप्शन के लॉज एक हो जाएंगे? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मैं ये समझूं कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कानून है वो सब खत्म हो जाएंगे? तो मेरा कहने का पर्पस ये है, पॉइंट एंड इशू ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कौन से एरियाज होंगे जिस पे हमें डिस्कशन करना है, डेलिब्रेशन करना है, ये अभी हमें नहीं पता है। तो अभी ये सारी बहस जो चल रही है सिर्फ और सिर्फ एक मतलब जिसे कह सकते हैं कि स्पेस में चल रही है, बिना ये जाने हुए कि हम किन मुद्दों पे बात करें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अब अगर इस डिबेट में हम ड्वेल भी करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं और अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई लॉ कमीशन ने सजेशंस मांगे हैं, तो हम किस एरियाज में सजेशन दे सकते हैं? अगर ये अज्यूम करके आगे मैं बढ़ता हूं तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी व्यू बहुत हद तक इसी चीज से मिलता है कि आज आप देखेंगे आर्टिकल 371 संविधान का, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्हें आज भी एक विशेष दर्जा दिया हुआ है, जिसमें नागालैंड आता है, जिसमें मिजोरम आता है, जिसमें असम आता है, जिसमें मेघालय आता है, जिसमें त्रिपुरा आता है।
आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, उसी तरह से हर धर्म को ये इजाजत है कि वो अपने धर्म की मान्यताओं को फॉलो करे। आज फॉर एग्जाम्पल मैं सप्तपदी से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप उसे खत्म कर देंगे? या मुस्लिम समाज के लोग आज उनके लिए मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो निकाह के थ्रू शादी करना चाहते हैं, आप उसको खत्म कर देंगे? क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी ले आएंगे? आज मेरा जो सक्सेशन लॉ है वो मिताक्षरा और दयाभागा कानून से आगे बढ़ता है, मुस्लिम समाज के लोगों का जो सक्सेशन लॉ है मोहम्मदन लॉ से आगे बढ़ता है। तो वहां पे आप यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और वो कोशिश करने से आपको क्या मिल जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे एरियाज आज भी अनक्लियर हैं, जिसपे लॉ कमीशन को थोड़ा सा ज्ञान और प्रकाश डालना चाहिए था। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें पूरी बात का ये समझता हूं जी, मैंने गोवा का जो पोर्चुगीज सिविल कोड है, आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप कह रहे हैं कि लॉ कमीशन ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, ये स्पेसिफिक नहीं हो रहा है कि भाई हम मैरिज लॉज पे बात करेंगे, हम अडॉप्शन पे बात करेंगे, हम इनहेरिटेंस पे बात करेंगे, हम गार्डियनशिप पे बात करेंगे, जो कि हर रिलीजन में सबके अपनी अपनी रूल बुक है। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने कहा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी परिकल्पना की गई और इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 44 में डाला गया, तो जिस यूसीसी की कल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में की गई वो यूसीसी का प्रावधान क्या है? देखिए, वही मैं बता रहा हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी परिकल्पना की गई तो वहां पे भी डिफाइन नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस सब्जेक्ट में चाहते हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड है, उसमें कहा गया है कि अगर राज्य सरकारें या सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कानून लाती है तो ये अच्छी बात होगी। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप इसको बनाई दें, ये सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा है। और जरूरी नहीं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिस पे आज तक कानून बना ही नहीं है। अगर कानून बनना है तो जो काउ स्लॉटर है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि कंप्लीट काउ स्लॉटर पे बैन लगना चाहिए, पर आज तक काउ स्लॉटर पे कोई भी कानून नहीं बना है केंद्र सरकार द्वारा जिसपे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सके कि देश में जो गौ हत्या है उसको बंद किया जाएगा। तो मेरा पॉइंट इन इशू ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या ये कवायद है किसी और के घर को ठीक करने की, कि क्या ये कवायद है कि जब आप किसी और के घर को ठीक कर रहे होंगे तो आपका घर भी डिस्ट्रॉय होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF को टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो आगे चल के एक समुदाय ये कहेगा कि आपका HUF का जो टैक्स बेनिफिट है उसको भी खत्म करना चाहिए। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और आज हिंदू समाज के लोग ये बात कहना चाहते हैं कि भाई आप आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो जो लॉ कमीशन ने 21st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कुछ एरियाज दिए हैं, सजेस्ट किए हैं जिसमें यूनिफॉर्मिटी की वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो एरियाज ऐसे हैं जहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, हर आदमी अपनी शादी रजिस्टर कराए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। यूनिफॉर्म एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिज, ये बहुत ही डिबेटेबल पॉइंट है कि आप कब मैरिज की कंसेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समुदाय और एक धर्म ऐसा है जहां पे 18 साल से कम उम्र के लोगों में भी शादी होती है और वो उनके रिलीजन में परमिसिबल है। तो एज ऑफ मैरिज एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ मैरिज, कि नंबर ऑफ मैरिज में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आज अगर एक हिंदू समाज का आदमी एक से ज्यादा शादी करता है तो वो सेक्शन 494 आईपीसी में ऑफेंस है, पर अगर वही आज एक मुस्लिम समुदाय का आदमी एक से ज्यादा शादी करता है, 4 शादियां करता है, तो वो ऑफेंस नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले एक ऐसा प्रोविजन है आईपीसी में, और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं, एक ऐसा प्रोविजन है आईपीसी में, क्योंकि हम इस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो बहुत बड़ा एक दायरा है। सिविल कोड मतलब आपके उठने से लेके रात के सोने तक जितनी चीजें आप एक क्रिमिनल एंगल पे नहीं कर रहे हैं और एक सिविल सोसाइटी में कर रहे हैं, वो सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसमें क्लैरिटी चाहिए। पर क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ हर आदमी के लिए एक समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं चोरी कर रहा हूं तो मुझे इस बात के लिए सजा दी जाएगी बिना ये देखे हुए कि मेरा धर्म क्या है। पर पूरी आईपीसी में हमने और हमारी रिसर्च टीम ने जो अध्ययन किया, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन है जो धर्म के नाम पे एग्जेम्पशन देता है,
और जिस सेक्शन का प्रोविजन है सेक्शन 494 आईपीसी। और जरा ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और इसमें मेरा सुझाव भी है। सेक्शन 494 आईपीसी क्या कहता है? Whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punishable with the imprisonment of either description which may extend to 7 years। मतलब अगर कोई आदमी अपने वाइफ या हस्बैंड के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है और अगर वो शादी वॉइड नहीं है उसके पर्सनल लॉ के हिसाब से, तो वो 7 साल के लिए सजा का अधिकारी है, भुगतान उसको सजा भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हिंदू मैरिज एक्ट का प्ले आ जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जहां पे एक से ज्यादा शादी परमिसिबल नहीं है। पर वहीं इस्लाम में इसके लिए इजाजत है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्रिमिनल लॉ का सबसे बेसिक सिद्धांत होता है कि वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो, और इस प्रोविजन को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की खंडपीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसमें नोटिस जारी किया हुआ है और मुद्दा यही है। और हमने सिर्फ इतनी मांग की है कि ये जो शब्द आ रहे हैं, इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस, इतने वर्ड्स को अगर रीड डाउन कर दिया जाए, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, तो ये सबके लिए आज एक कॉमन हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर एक से ज्यादा शादी करेगा तो वो सेक्शन 494 आईपीसी में ऑफेंस होगा। तो ये प्रोविजन ऑलरेडी आईपीसी में है, जिसको सिर्फ एक लीगल इंटरप्रिटेशन देने की जरूरत है। पार्लियामेंट अगर आज उसमें काम करे तो मुझे लगता है वो ज्यादा उनके लिए एक ऐसा दायरा होगा जहां पे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, रादर देन इस पे काम करने के कि जो पर्सनल लॉज हैं उसके अलग अलग लॉज को आप अमेंड करें। क्योंकि जब आप पर्सनल लॉज को अमेंड करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ेगी, जिसमें हिंदू समाज के लोग, क्रिश्चियन समाज के लोग, पारसी समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग काफी हद तक ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि हर आदमी का एक हक है कि वो अपने पर्सनल लॉ से चले। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ मैं इस डिबेट के लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस डिबेट के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि डिबेट होनी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि डिबेट एकदम निरर्थक है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जब आप इस मामले पे डिबेट कर रहे हैं तो प्रोस और कॉन्स दोनों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ऐसे लॉ का निर्माण करने जा रहे हैं जिसमें बहुत हद तक आपके पर्सनल लॉज इंपैक्ट होंगे। और क्या समाज और सोसाइटी तैयार है अपने पर्सनल लॉज को इंपैक्ट करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जी बात पूरी कीजिए। एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूं। आर्टिकल 371A है, आर्टिकल 371A और 371G, ये नागालैंड और मिजोरम के लिए कानून बना हुआ है संविधान में। और ये क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो नागालैंड के लोगों की रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को हार्म करता है, जो नागालैंड के कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर को हार्म करता है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल लॉ को हार्म करता है, या जो उनके ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड को हार्म करता है, तो जब तक वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास ना करे तब तक वो कानून पारित नहीं माना जाए। तो अगर आज केंद्र सरकार, पार्लियामेंट कानून बना भी दे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो नागालैंड में, मिजोरम में, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में ये कानून कितने हद तक लागू हो पाएगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। और वहां पे दोबारा सवाल खड़ा होगा कि जब आप इन राज्यों के लिए कानून बना रहे हैं और इन राज्यों को एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि वहां पे कानून लागू नहीं होगा, तो बाकी राज्यों पे आप इसको कैसे लागू करेंगे, बाकी लोगों पे कैसे लागू करेंगे? बाकी लोगों को ये अधिकार क्यों ना मिले कि वो इसके परव्यू से बाहर जाएं? तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस डिबेट में आएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 371A, 371G और 6 शेड्यूल के हिसाब से जो नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पे अगर कोई भी कानून पारित करती है केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए, तो वो सीधे इन 4 एंट्रीज को वायलेट करेगा जो संवैधानिक एंट्री है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कानून बनता है तो वो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज को इम्पैक्ट करेगा, अगर वो नागाज के कस्टमरी लॉ को इम्पैक्ट करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, या ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड और इस रिसोर्सेज को इम्पैक्ट करेगा, तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली को उसको पारित करना पड़ेगा। तो आज जो शेड्यूल ट्राइब और का एक स्पेसिफिक स्टेट्स हैं डेजिग्नेटेड, उनकी अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है
ये एक बहुत बड़ा किंतु है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो रीजन्स हैं या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स नोटिफाइड हैं, क्या आप उनको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या आप उनमें भी यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कर रहे हैं कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होगा कि अगर आप उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर कौन से ऐसे मापदंड हैं जिससे आप बाकी समाज के लोगों को इस दायरे में लाना चाहते हैं? बहुत सारे इसमें जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी जी ये जो आप कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज की बात कर रहे हैं, दरअसल जो पॉइंट अभी आपने उठाया वही पॉइंट जो है वो मुस्लिम समाज द्वारा असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं द्वारा उठाया गया कि गोवा में एक से ज्यादा शादी की परमिशन है, वहां पर यूसीसी है, तो क्या आप इसके लिए भारत भर में तैयार हैं? ये सारे सवाल वो उनके द्वारा भी उठाए गए थे। लेकिन अगर मैं आपसे समझूं, पहले आप थोड़ा सा दर्शकों को और क्लैरिटी दें और ये बताएं कि जब हम पर्सनल लॉ बोलते हैं तो कितने पर्सनल लॉज हैं जो इस देश में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हिंदू कोड हम जानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हम जानते हैं, सिखों के लिए आनंद एक्ट हम जानते हैं, और इंफॉर्मेशन आप हमें दें। और यूसीसी आने के बाद क्या इसका मतलब है कि जो ये कहते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चलेंगे, वो शरीयत के हिसाब से चलना उनका बंद हो जाएगा, या फिर वो कुछ हद तक कंटेन होगा, मतलब वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? देखिए, शरिया एक्ट है 1937, हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, पारसी लॉज हैं, क्रिश्चियन लॉज हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है। और शेड्यूल ट्राइब के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 371 में अलग व्यवस्था है, 6 शेड्यूल में एक अलग व्यवस्था है शेड्यूल ट्राइब रीजन्स के लिए, और नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उनके रीजन के लिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको अलग अलग प्रोविजंस हैं, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको एक अलग प्रावधान है, और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका कोडिफिकेशन हो चुका है, स्पेशली हिंदू धर्म का, जिनका कोडिफिकेशन 1955 में किया जा चुका है, और आज वो एक पर्टिकुलर एक लॉ से चल रहे हैं, चाहे वो मिताक्षरा और दया भागा लॉ हो, वो दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम जब डिबेट कर रहे हैं तो पूरी की पूरी ये जो बहस है सिर्फ और सिर्फ हवा में हो रही है, बिना ये पता चले कि किस एरिया में यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। आज भाई मैं एक वकील हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी एक एस्पेक्ट पे मुंह खोलूं जब तक मुझे पता ना चल जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है। आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सजेशन दीजिए। अच्छा, सजेशन नहीं देंगे तो फिर लॉ कमीशन अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगा और उसके बाद वो फाइनल रिकमेंडेशन करेगा। तो आप हमें बताइए तो कि किस एरिया में आप सजेशन चाहते हैं। वी डोंट नो कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं आप, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप नंबर ऑफ मैरिजेस को खत्म करना चाहते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप एज ऑफ मैरिज को खत्म करना चाहते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप मिताक्षर और दया भागा लॉ में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप जो मोहम्मदन सक्सेशन है उसको खत्म करना चाहते हैं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से आज आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइबल एरियाज में अलग अलग कस्टमरी लॉज फॉलो हो रहे हैं आप उसको रोकना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप क्या चाहते हैं यही नहीं पता है। और दूसरा सबसे मूलभूत प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैं आज अपने आप से भी बराबर पूछता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि मैंने किसी के घर को ठीक करने का कोई भी दायित्व नहीं लिया है। अगर किसी के यहाँ एक उनके समाज में कुरीति चल रही है तो वो उनके समाज में कुरीति चल रही वो जाने और उनके धर्म गुरु जाने, पर मैं आज एक सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते और मैं यही चाहता हूं कि मैं अपने सभ्य समाज में एक सभ्य तरह से जीवन जीऊं, पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं आज दूसरे का घर ठीक करूं। कि अगर किसी धर्म में कोई कुरीति है तो वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं है उसको ठीक करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जब हमारे समाज में सती प्रथा थी तो उसको किसने ठीक किया? जो हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने उसको समझा और उसको ठीक किया। आज हमारे समाज में जो पर्दा सिस्टम था तो उसके लिए कोई पार्लियामेंट एक्ट नहीं लाई, पहले समाज के लोगों ने समझा कि हाँ भाई ये हमारे समाज में कुरीति है, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और उसके बाद उनको उसको ठीक किया। पर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हम वही डिबेट कर रहे हैं जो एकदम निरर्थक है और बेमाने है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं आप उनको रोक दीजिए। भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई हिजाब पहनना चाहता है तो वो पहने, इसमें आपकी कौन सी ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है आप उनको हिजाब पहनने से रोकना चाहते हैं? इससे आपको क्या अचीव हो जाएगा? अगर कोई आदमी आज क्या कहते हैं
एक एक 18 साल से कम एज की लोगों में शादी करना चाहता है, तो ये उनके समाज का प्रॉब्लम है। ये उनके समाज की जो महिलाएं हैं उनको देखना है कि उनको क्या जस्टिस चाहिए, क्या नहीं जस्टिस चाहिए। अगर उनके समाज में ट्रिपल तलाक है तो आप इसको देखिए कि ट्रिपल तलाक खत्म करना है कि नहीं खत्म करना है। ये आपके समाज का इशू है। इसीलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब आप इस एरिया में इंटरवीन करेंगे तो ये बहुत एक नाजुक एरिया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर भी पड़ेंगे, जिसके काफी जिसे कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। आज आप अगर उनकी चीजों को ठीक करने जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं इसको खत्म करिए। कैसे ले रहे हैं आप? फिर आपको उस कंसेप्ट में बात करनी पड़ेगी कि जो वफ है और जो हिंदू समाज के लोग आज प्रॉपर्टी ओन करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को ये माना जाता है कि वो परपिचुअल माइनर हैं, आज उस कंसेप्ट को भी आप ठीक करिए। तो बहुत सारे इश्यूज में ये एक नाजुक मसला है। मैंने यही बताया कि सुबह से उठने से और रात के सोने तक जो क्रिमिनल लॉ के दायरे में नहीं आता है, हर एक चीज सिविल लॉ के दायरे में आती है, सिविल सोसाइटी के दायरे में आती है, जो आदमी अपने अपने धर्मों के हिसाब से फॉलो करता है। जब आप उसमें इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो इस हद तक आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि वहां पे आप उनके पर्सनल लॉस को जरूर टच करेंगे। बिना पर्सनल लॉस को टच किए हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हो ही नहीं सकती है। या तो लॉ कमीशन इस बात को क्लैरिफाई करे कि उनका सुझाव किस लिए। इसलिए मैंने इस पूरी चीज को आपके सामने एक होलिस्टिक पिक्चर में रखा है, और जब सारी चीजों का अध्ययन किया है तो उसका जो निचोड़ है, उसका जो क्रक्स है, वो यही निकल के आ रहा है कि सेक्शन 494 आईपीसी में जो शब्दावली है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो अगर एक से ज्यादा शादी किसी के लिए गुनाह है तो वो सबके लिए गुनाह होनी चाहिए। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक बात बहुत ही आज खुल के कहना चाहता हूं कि आप अगर एक ऐसा कानून की परिकल्पना कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आज मुस्लिम समाज के लोगों की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, तो आप ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में, बहुत बड़ी गलतफहमी में। उसका इम्पैक्ट ये होगा, पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ उसका एक एंगल है कि नहीं है, ये अभी तक लॉ कमीशन ने क्लैरिफाई किया ही नहीं। पर अगर अज्यूम कर लें 1% जस्ट फॉर अजम्पशन की यूनिफॉर्म सिविल कोड से पॉपुलेशन कंट्रोल भी आ जाएगा, तो क्या ये आपके खिलाफ नहीं जाएगा? क्या ये हिंदू समाज के लोगों के खिलाफ नहीं जाएगा? आज हमारी क्या पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, ये भी हमें देखना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या पॉपुलेशन है और कितनी हिंदू कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में? एक भी हिंदू कंट्री नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में। और अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे वैसे ही जो इंदिरा गांधी जी ने कॉल दी थी, एक हम दो हमारे दो, आज उसको हमने तो फॉलो किया, बाकी समाज के लोगों ने फॉलो नहीं किया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप लाएंगे तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो हिंदू समाज के लोग बच्चे कम कर रहे हैं वो और कम करेंगे, हमारी पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी और दूसरे समाज की पॉपुलेशन आप नहीं रोक पाएंगे। इसमें क्या आप ऐसे वो देंगे? आप क्या कहेंगे कि अगर आप एक से ज्यादा बच्चे करेंगे तो आपको ग्राम समाज में जो चुनाव होता है, लोकल इलेक्शंस होते हैं, उसका टिकट नहीं मिलेगा। आपको क्या चीजें करेंगे? आप एमएलए एमपी का टिकट नहीं कहेंगे ठीक है नहीं लड़ना है, कहेंगे नहीं लड़ना है हमको। तो इसीलिए ये जो पूरी डिबेट है, मैं ये बताना चाहता हूं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के कि किस एरिया में आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, कौन से मुद्दों पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, इस चीज पे आप डिस्कस करें। और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, आप ये नहीं कह सकते हैं, कोई भी पार्लियामेंट नहीं कह सकते, अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून लाएगी जो एक समाज को टारगेट करेगा तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आपको कानून ऐसा लाना है जो सबके लिए अप्लाई करे। तो आप जब सबके लिए कानून लाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो जो आज हिंदू समाज के लोग ऑलरेडी कम बच्चे कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन और कम होती चली जाए। और जो ऐसे तत्व हैं आज इस समाज में जो ये चाहते हैं कि 2047 में इसको गजवाए हिंद बना दे, वो सपना पूर्ण होगा। इसीलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहली बात तो अभी इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है, अनलिमिटेड क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो हिंदू समाज के लोग इस डिबेट में जाना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, वो ये समझ के चलें
कि जब वो इस डिबेट में घुसेंगे तो वो कितनी चीजें लूज करेंगे और कितनी चीजें अचीव करेंगे, ये पहले आकलन करके इस डिबेट में घुसें। तो आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं विष्णु, जितना मैं आपको समझ पाई, कि इस डिबेट को जो लोग हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, एक्चुअली ये डिबेट हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं है, ये डिबेट है कि पर्सनल लॉ का जो दायरा है वो कितना वास्ट होगा, और पर्सनल लॉ को लेकर जो गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है उसे क्लैरिटी देनी होगी, लॉ कमीशन को बेसिकली ये क्लैरिटी देनी होगी इस पर कि वो किन मुद्दों पर सुझाव मांग रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि किन मुद्दों पे सुझाव मांग रहे हैं, पहले ये तो बता दें, उसके बाद ही तो आदमी सुझाव देगा। आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अपने सजेशन दीजिए, बिना कोई सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए। इतना वास्ट टॉपिक है ये, इतना वास्ट विषय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब तक आप सब्जेक्ट्स नहीं क्लैरिफाई करते हैं, कैसे यूनिफॉर्मिटी हो सकती है? भाई एडॉप्शन पे आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, समाज से आप सजेशंस मांग रहे हैं, मेंटेनेंस पे मांग रहे हैं, सजेशंस पे आप सक्सेशन पे मांग रहे हैं, एज ऑफ मैरिज पे मांग रहे हैं, नंबर ऑफ मैरिज पे मांग रहे हैं, किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी का सजेशन मांग रहे हैं? और जहां तक हमारी यूनिफॉर्मिटी की बात है, हिंदू समाज के लोगों की, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने के बाद हमारा लॉ कोडिफाइड हो चुका है। आज हमारे लिए जितनी सभ्यताएं और मर्यादाएं पार्लियामेंट ने पहले तय की थी, और जो उस समय के प्रधान करते थे इंदिरा गांधी तक, उन्होंने जो तय की थी उसको आज तक हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, उसको वायलेट नहीं किया जा रहा है। तो आज आप जब इस डिबेट में पढ़ रहे हैं तो आप किस चीज के लिए, किस समाज को टारगेट करना चाहते हैं? और क्या आप एक ऐसा कानून ला पाएंगे जो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर पाएगा? उल्टा उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, उसका जो काउंटर इफेक्ट है, वो एक दूसरे समाज पे भी पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ डर ये है, मेरा सिर्फ पॉइंट एंड इशू ये है कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ को तो यूनिफॉर्म कर लीजिए। क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। सेक्शन 494 को ही दुरुस्त कर लीजिए, उससे ही बहुत बड़ी, अभी आप जब आप सेक्शन 494 को ठीक करने जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी डिबेट छिड़ेगी कि सेक्शन 494 में धर्म के नाम पे एग्जेम्पशन दिया कैसे गया। सेक्शन 494 में धर्म के नाम पे एग्जेम्पशन कैसे दिया गया? आज एक आदमी एक, और सेक्शन 494 एक बहुत बड़ा चैनल है रिलीजियस कन्वर्जन का। आज कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी करता है, और एक से ज्यादा शादी होने के बाद अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, अल्टीमेटली उसे एक दूसरा धर्म अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उस धर्म में जायज है। ऐसे उदाहरण हैं, मैं वो उदाहरण यहाँ पे नहीं देना चाहता हूं। तो सेक्शन 494 एक बहुत बड़ा एक ऐसा जोन है जो रिलीजियस कन्वर्जन को प्रमोट करता है। सेक्शन 494 एक ऐसा जोन है आईपीसी का जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। मैंने जैसे कि आपको उदाहरण दिया कि अगर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो उसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन आप उसको सजा देंगे। सेक्शन 494 एक ऐसा प्रोविजन है जो हिंदुओं पे तो लागू हो गया, पर बाकी समाज के ऊपर लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें छूट दे दी आपके पर्सनल लॉ। तो आप पहले उसको ठीक करिए। लॉ कमीशन को चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में सजेशन मांगने से पहले सेक्शन 494 आईपीसी को ठीक करे, उसमें पॉन्डर करे, और उसको देखे कि वो उसको इंप्लीमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आप इसकी बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें क्लैरिफिकेशन की लॉ कमीशन से जरूरत है। और मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको पर्सनल हियरिंग का मौका देना पड़ेगा आप, क्योंकि लॉ कमीशन अल्टीमेटली जो सजेशन देगी इतने डेलिब्रेशंस के बाद, समाज के सोसाइटी के इतने डेलिब्रेशन के बाद, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में उसके बाद उनका पार्लियामेंट का काम काफी आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में इसमें फर्दर चर्चा नहीं होगी, डेफिनेटली होगी, पर लॉ कमीशन एक ऐसा जोन है जहां पे लोग वहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं। इसीलिए लॉ कमीशन को ये क्लैरिफाई करना चाहिए सबसे पहले कि किस सब्जेक्ट्स पे आप यूनिफॉर्मिटी की बात कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपने हाईलाइट किया है। मेरा आपसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले 21st लॉ कमीशन का जिक्र किया था, तो 21st लॉ कमीशन ने ये कहा था कि इसको लाना व्यवहारिक नहीं है, यूसीसी को लाना व्यवहारिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कोडिफिकेशन और जहां पर जरूरी अमेंडमेंट्स हो उसकी वकालत जरूर की थी। जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के लिए लॉ कमीशन ने कहा था, मुझे लगता है इसमें किसी भी आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है।
फिर इर्रेटिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, आज एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है शादी के लिए, डाइवोर्स के लिए। और जितने लोग आज मैट्रिमोनियल इश्यूज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये शादी अब कभी भी वापस यूनाइट नहीं हो सकती है, दोनों में ऐसा मनमुटाव हो चुका है कि अब इसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। तो पर ये कोई ग्राउंड नहीं है डाइवोर्स का। तो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि इसमें एक ग्राउंड ऐसा जोड़ा जाए कि अगर किसी आदमी की शादी इस तरह से टूट चुकी है कि वो दोबारा नहीं जुड़ सकती है, ऐसा मनमुटाव हो चुका है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यूनिफॉर्मिटी का, जहाँ पे ये 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का। लॉ कमीशन ने जो सजेशन दिया है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 है, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं मेरी जिनके हस्बैंड आज उनको छोड़ के चले गए हैं, तो वो आज कोर्ट में पिटिशन डालती हैं सेक्शन 9 में कि भाई उनके जो जो शादीशुदा जीवन है उसमें वापस उनके कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टोर किया जाए। तो उसे सेक्शन 9 की पिटिशन कहते हैं। और लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है कि इस सेक्शन को हटा देना चाहिए, जिस पे मेरा एक विरोध है, क्योंकि सेक्शन 9 की पिटिशन हमने देखा है एक ऐसी पिटिशन होती है जिससे बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक शादी हैं जो बच चुकी हैं, जो एक टूटने की कगार पे थी, जो वापस वो घर वापस इस्टेब्लिश हुए हैं। क्योंकि हिंदू हिंदू कंसेप्ट में शादी जो है एक संस्कार है, और जो इस्लामिक कंसेप्ट है उसमें शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसलिए लॉ कमीशन का ये वाला जो सजेशन है ये मुझे ठीक नहीं लगा। 2 ही सजेशंस मुझे जो है सबसे ज़्यादा अपील किए, एक था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, और दूसरा था कि शादी एक ऐसा ग्राउंड ऐड किया जाए कि शादी इस तरह से टूट चुकी है कि अब वो कभी वापस उन दोनों में कोई समझौता नहीं हो सकता है। पर इसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि डाइवोर्स भी हिंदुओं में इस पैमाने पे होने लग जाएगा कि आज हमने जो डाइवोर्स की जो एक चेन है उसको ब्लॉक कर रखा है एक स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे, इसका भी एक काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम लॉ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मेरी ड्यूटी एज अ लॉयर आपको दोनों पर्सपेक्टिव्स देने की। अगर आप इस ग्राउंड को जोड़ते हैं तो उसके बाद इतने डाइवोर्स पिटिशन फाइल होंगे, और जो हमारे यहाँ शादी एक संस्कार मानी जाती थी वो अल्टीमेटली शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बन के रह जाएगी। इसलिए इन सारे पर्सपेक्टिव्स पे भी, इन सारे पहलुओं पे भी सोचने की जरूरत है। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ, इस इशू पे घुसने की जरूरत है कि आप यूनिफॉर्मिटी किन सब्जेक्ट्स पे चाहते हैं। और दोबारा बोलना चाहता हूँ, इस डिबेट में घुसने से पहले पहले ये अवलोकन कर लें, ये आकलन कर लें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, कि क्या ये आपके खिलाफ तो नहीं जाएगा और कितनी चीजें आप इसमें लूज करने वाले। श्योरली, थैंक यू सो मच विष्णु शंकर जैन, आपने इतना डिटेल में जाकर हर चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि पर्सनल लॉस पर यूसीसी को लेकर किस तरह के इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन यूसीसी के लाने से पहले भी किस तरह के चैलेंजेस हैं, और लॉ कमीशन द्वारा ये स्पष्ट किया जाए कि वो किन मुद्दों पर ओपिनियन सीख कर रहा है या राय शुमारी कर रहा है। इतने डिटेल में इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया, धन्यवाद और आभार।